नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 4 जून को भारत में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। 9 को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ भी ले ली थी नरेंद्र मोदी ने। और ये सब इस सब के बीच में हुआ कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी ऐसी-ऐसी ताकतें इस बार लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना है। क्या-क्या प्रपंच नहीं रचे गए और किस-किस तरह की बातें नहीं की गई। कहा गया जी, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इसके बाद तो कभी भारत में चुनाव ही नहीं होंगे। ये भी कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या, ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अतीत में इन्होंने लोकतंत्र की कैसे हत्या की है, उसके बारे में तो खुद नरेंद्र मोदी ने ही पिछले दिनों देश को और पूरी दुनिया को बताया है। और संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून मनाया जाएगा, ये ऐलान भी कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उनका इस देश ने क्या हश्र किया है, ये चुनाव परिणाम बताते हैं। 2014, 2019, 2014 कांग्रेस के लिए कुछ खास बदला नहीं है। तीनों बार देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। यानी जनता भी मानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा। पर कुछ डेंट करने में तो कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को। अब कई बार लगता है कि साहब इनके क्या आपस में तार जुड़े हुए हैं ग्लोबली, क्योंकि अमेरिका में भी अब नवंबर में चुनाव होने हैं। और आप जानते हैं कि जो बाइडेन साहब हेल्थ कंडीशंस के चलते और जो उनका स्मृति दोष है उसके चलते, और इससे भी ज्यादा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से ही प्रेशर बना था उनके ऊपर कि भाई अब बस करो, आप खड़े भी नहीं रह पाते हो ठीक से, आप कौन आपके इर्द-गिर्द खड़ा हुआ है उसको भी नहीं पहचान पाते हो, उनके भी उल्टे-सीधे नाम ले रहे हो, अब हट जाओ मैदान से। तो वो हट गए। अब कमला हैरिस डेमोक्रेट की चेहरा हैं राष्ट्रपति पद के लिए। बराक ओबामा, उनकी पत्नी और दूसरे लोगों के वीडियो भी आ रहे हैं संदेश देते हुए। लेकिन सोमवार को जब उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, तो उन्होंने वही जुमला उछाला है जो यहाँ राहुल गांधी और विपक्षी नेता उछाल रहे थे। लोकतंत्र खतरे में है, यानी अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है। कितना पुराना है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो वो अमेरिका है। तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और ट्रंप आ गए तो संविधान को भी बदल देंगे। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से प्रेरित है, तो क्या हश्र भी वैसा ही होने जा रहा है। इसके अलावा भी 2 और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, एक कनाडा के प्रधानमंत्री पर और एक अग्निवीर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को द्रास में थे, करगिल के बहुत नज़दीक थे, और वहाँ उन्होंने अग्निवीर का विरोध करने वाली पूरी जमात पर जम करके हमला बोला है। तो ये 3 विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमान कहते हुए थोड़ा-सा मुझे हिचक होती है क्योंकि अपने ही हैं, सुमित जैन साहब चीन से जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी, सबसे पहले अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में कुछ-कुछ वैसा ही वातावरण दिखाई दे रहा है, और वैसे तो अगर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी हो भारत की या अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों के विचार तो बड़े एकदम सधे हुए से हैं, मिलते हुए से हैं,
उनकी तौर तरीके, इनकी राजनीति करने का तरीका, इनका सोचने का ढंग, किन-किन को ये लोग यहाँ भारत में महत्व देते हैं, उसी तरीके से वो भी ऐसी ताकतों के बल पर ही लगता है कि पले-बढ़े हुए हैं। तो कमला हैरिस का जो ये दाँव है कि लोकतंत्र खतरे में है, ट्रंप अगर वापस आ गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, जो पहले के उनके 4 साल के कार्यकाल में तो नहीं पड़ा था, ना लोकतंत्र खत्म हुआ था। तो कमला हैरिस का ये दाँव काम करेगा या वैसे ही वो फेल हो जाएँगी जैसे यहाँ पप्पू फेल हुआ? ओंकार जी, पहली बात यह है कि लिब्रांडो, जैसे हमने बोला कि इनकी तारें जुड़ी हुई हैं। लिब्रांडों की पूरी दुनिया में आपस में तारें जुड़ी हुई होती हैं और इनका सरबराह भी एक ही होता है। मैं सरबराह कम बोलूंगा, सरफराज ज्यादा बोलूंगा कि इनका जो सरफराह इनके होता है, जो इनको चलाता है, वो भी कॉमन होता है, जो बोलता है कि भाई डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें मैं गिरने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च करने को तैयार हूं। वही सारे जो सरफरे लोग हैं वो अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, इंडिया में भी हैं और सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये इनकी तारें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सबकी जो स्क्रिप्ट है वो सेम होती है। अब देखिए, भारत में राहुल गांधी ने, जैसे आपने पहले बोला, संविधान खतरे में आएगा, साथ में उन्होंने एक बात और बोली थी। राहुल गांधी जी ने, सर 99 सीटें जीती हैं अगले ने, इसलिए जी लगाना जरूरी है। मैं पप्पू वर्ड थोड़ा सा कम यूज करता हूं इसके लिए। तो ये जो राहुल गांधी जी, कैपिटल लेटर्स में जो जी है, उन्होंने बोला था कि इस बार मोदी जी को हराना जरूरी है। यही चीज कमला हैरिस भी वहां बोल रही है कि ट्रंप को हराना जरूरी है, क्योंकि संविधान खतरे में आएगा वो तो छोटी बात है, हमारा भविष्य ही खतरे में है, हमारा देश ही नहीं बचेगा। ये राहुल गांधी ने, अगर याद होगा, उन्होंने एक रैली में बोला था, ये देश नहीं बचेगा अगर मोदी ये मैच फिक्सिंग वाला मैच जीत कर आया तो। यही चीज कमला हैरिस ने बोली है, हमारा देश नहीं बचेगा अगर ट्रंप जीत गए तो। यानी कि स्क्रिप्ट सिर्फ संविधान खतरे में है ही नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। और मुद्दा क्या था? मुद्दा है ट्रंप को हराने का। डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है, आगे कंट्री को कैसे आगे लेके जाएंगे नहीं बताया है। 52% लोग जो यंग यूथ है वो ड्रग्स के ऊपर है आज की डेट में, उसको कैसे बाहर निकालना है नहीं बताया है। ये बोल दिया कि हम अपने यूथ के लिए काम करेंगे, सबके पास जॉब होनी चाहिए, सबके पास इनकम होनी चाहिए और सबकी जो लाइफ है ना वो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने भी यही बोला था? सॉरी लेडीज को 1-1 लाख रुपए, 8500 रुपए पर महीना, सबको जॉब्स, सबको जो है मिडिल क्लास को हम सपोर्ट करेंगे। जो स्क्रिप्ट है अगर डीपली देखेंगे, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट जो राहुल गांधी ने बोली थी वही स्क्रिप्ट कमला हैरिस को भी दे दी है, क्योंकि कमला हैरिस भी किसी पप्पू से कम नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक और मजे की खबर बताता हूं। आपको मालूम है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उसके अंदर चीन और रशिया की इंटरफेरेंस, ये अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। भारत के अंदर भी पूरा इंटरफेयर किया गया सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू। भाई न्यूज क्लिक वाले को 92 करोड़ रुपए तो सामने दिखाई देते हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, और सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरा पैसा लगाया गया चीन की तरफ से। यूके के अंदर भी यही हुआ था। मजेदार बात यह है कि वो पैसा चीन का था और वो आदमी अमेरिका में बैठा हुआ था, और आज की डेट में वो अमेरिका में नहीं है, वो चीन में शंघाई में बैठा है, वो वापस ही नहीं गया है। उसे मालूम है कि कहीं ना कहीं उसे पकड़कर भारत लेके जाया जाएगा, इसलिए वो चीन से बाहर नहीं निकल रहा, सिंघम बन के वो वहां बैठा हुआ है। दूसरी बात, अमेरिका के जो इलेक्शन है उसके अंदर भी धांधली होने वाली है, ये साफ दिखता है। चाइना ने अमेरिका को, मैं आपको वो न्यूज दे रहा हूं जो चीन के अंदर से आ रही है, दे डू नॉट वॉन्ट कमला हैरिस टू स्टैंड अगेंस्ट ट्रंप। क्यों? उन्हें मालूम है ना बाइडेन जीत सकता है ना कमला हैरिस जीत सकती है। चीन को लगता है कि हिलरी क्लिंटन एक ऐसी लेडी है जिसने पहले भी टफ टाइम दिया था ट्रंप को, वो ही ट्रंप को टफ टाइम दे सकती है। उन्होंने डेमोक्रेट्स को बोला है कि अगर आप हिलरी क्लिंटन को लेकर आते हैं हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपको, जितनी भी चाइनीज अमेरिका में रहते हैं उनकी तरफ से, और सोशल मीडिया को पूरा भर दिया जाएगा हिलरी क्लिंटन की सपोर्ट में। तो चाइना आज की डेट में, आप ये देख लीजिए इन्फ्लुएंस का लेवल कितना है। और ये बोलते हैं, डेमोक्रेट्स बोलते हैं यार कि कमला हैरिस बोल रही है संविधान खतरे में आएगा,
सर, जब आप फॉरेन की ताकतों से हेल्प लेते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, इसी को बोला जाता है संविधान खतरे में आ गया है। और राहुल गांधी ने भी यही काम किया था, अमेरिका यूरोप में जाकर बोला था संविधान खतरे में है, आप हमें ले आइए, इनकी गवर्नमेंट को गिरा दीजिए। इसी को बोलते हैं संविधान खतरे में है। लेकिन ना राहुल गांधी को समझ आती है कि संविधान क्या है और खतरा क्या है, ना ही कमला हैरिस को पता लगता है। सुमित जी, जब ये कहते हैं कि साहब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तो पूरा जो है वो सुख सुविधाओं के की पूरी गंगा बहा देंगे, तब ये क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 4 साल से तो डेमोक्रेट ही हैं सत्ता में। तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका का तो इन्होंने कबाड़ा ही किया है, अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है उसको तो धूल में ही मिलाया है। और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे हमास और इज़राइल के बीच का ये संघर्ष हो, ये सब तो बीज बोए हुए किसी और के तो हैं नहीं, अमेरिका के ही हैं। सर, ये जो लिब्रांडो होते हैं, ये लंबी-लंबी फेंकने के लिए ये माने जाते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बड़ा ही सिंपल उदाहरण है। 1 लाख रुपए पर लेडी हम भारत में देंगे। और भाई 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है और 60 लाख करोड़ रुपए तो बांट दिए। किसानों को बोल दिया हम हर चीज के ऊपर एमएसपी देंगे। 20-30 लाख करोड़ रुपए वहां पे अनाउंस कर दिए। तो आप सोचिए ये टोटल करेंगे तो अपने जो बजट है उसका दुगना पैसा तो इन्होंने बांटने पे लगा दिया कि हम बांट देंगे। वही काम कमला हैरिस ने बोलना शुरू कर दिया, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। पिछले 4 सालों में क्या दे दिया आपने? भट्टा बैठा दिया पूरे कंट्री का। अभी भी फेंकने में क्या दिक्कत है? 4 साल आराम से निकल जाएंगे, उसके बाद कोई और मुद्दा खड़ा कर लेंगे। लिब्रांडो हमेशा ही ये काम करते हैं। और क्या भारतीय भूल गए कि पिछले 75 सालों में कांग्रेस इसी वादों के ऊपर ही तो जीतती आई। और कौन सा वादा पूरा किया? गरीबी हटाओ का नारा पहले दिन से लेकर अब तक वही है कि खटाखट हम गरीबी को हटा देंगे। गरीबी तो हटी नहीं, किसी की लाइफ बेटर की नहीं, कोई बिजनेस यहां पर आया नहीं। यही चीज वो वहां पर भी कर रहे हैं और ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें इलेक्शंस को स्पिन करना आता है। जो राष्ट्रवादी होगा वो राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर लड़ाई करता है। ये लड़ाई करते हैं लड़ाई करवा कर, ये दूसरों को लड़वाते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी, केजरीवाल ने भी क्या काम किया था? आरएसएस की और बीजेपी की लड़ाई करवाने की कोशिश करी थी। उधर से योगी जी की और अमित शाह की लड़ाई कराने की कोशिश करी ताकि ये आपस में भिड़े रहें और हम जीत जाए। यही काम इस बार कमला हैरिस भी करने वाली है। वहां पे तो शुक्र है कि 2 पार्टी सिस्टम है, ज्यादा ऐसे गंद नहीं डाल सकते। लेकिन ट्रंप के फॉलोअर्स को भ्रमित करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। झूठे वादे किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा और कुछ लोग फंस भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स कभी भी अपनी सत्ता को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही फैसला होगा कि जीत किसकी हुई है। ट्रंप को इतनी आसानी से ये वहां पर इलेक्शन जीतने नहीं देंगे जैसे इन्होंने मोदी जी को आसानी से इलेक्शन को जीतने नहीं दिया है। ये 4 सालों में इन्होंने भट्टा बैठाया है। ओबामा ने भी अपने 8 सालों में कंट्री का भट्टा बैठाया था। पूरे दुनिया में युद्ध शुरू किए थे, सीरिया का युद्ध हो, अफगानिस्तान का युद्ध हो, सारे ओबामा के ही किए हुए हैं और आईसिस को भी ओबामा ने ही खड़ा किया था। ट्रंप ने आकर युद्ध को खत्म किया और बाइडेन ने आकर दोबारा से युद्ध शुरू कर दिए। आज की डेट में सर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या भारत में जितने भी हमारे लिब्रांडो हैं, ये कांग्रेसी हैं, ऑपोजिशन है, क्या इन्होंने सनातन के साथ, सनातनियों के साथ और इस देश के साथ युद्ध शुरू नहीं किया हुआ? आप हर रोज देख लीजिए न्यूज के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आपको दिखाई देती ही नहीं है। ऐसे लगता है कि पूरा देश एक युद्ध में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अटैक्स हमारे ऊपर होने शुरू हो गए। एक महीने में 15-15 अटैक हो जाते हैं। सर पिछले 10 सालों में तो कोई अटैक हुआ नहीं, अभी क्यों? वो भी इतनी रफ्तार से क्यों? मणिपुर में आग लगाई हुई है और पूरे भारत में हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं उठाई जा रही हैं। और आपको मालूम है कि किस तरह का माहौल इन्होंने पूरे देश में खड़ा कर दिया। ट्रेन उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं, जमीनें कब्जा की जा रहा है और हर चीज में इन्होंने अराजकता फैलाई हुई है। यही चीज अब वहां पर अमेरिका में की जाएगी। मोदी जी से तो ये लिब्रांडो हार गए, अमेरिका को इतनी जल्दी जीतने देंगे उम्मीद नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है सुमित जी। चलिए अगले विषय पर बढ़ते हैं। आपके प्रिय कनाडा के प्रधानमंत्री
ट्रूडो पर भारत ने फिर से अटैक किया है। जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि केवल यूट्यूब पर या एक्स पर या किसी सोशल मीडिया मंच पर किसी ने अगर ये लिख दिया कि हम ट्रूडो को मार डालेंगे या हत्या की धमकी दी, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में भारत ने ये आरोप लगाया है कि कनाडा ये दोहरे मानदंड अपनाना बंद करे। आपकी धरती में आपके द्वारा पाले गए लोग, संरक्षित लोग, रोज भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप-शनाप बकते हैं। वहाँ की दीवारों पर हिंदुओं को गालियाँ दी जाती हैं, वहाँ के जो हिंदुओं के धर्म स्थल हैं, उनको चोट पहुँचाने की चेष्टा होती है। लगातार हमारा जो उच्चायोग है, मेन उच्चायोग है, उसको थ्रेटन किया जाता है और उनके ऐसी ताकतों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आपके खिलाफ किसी ने 4 शब्द भी लिख दिए, मारने की बात भी कर दी, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कनाडा का भी असली चेहरा निकल कर के सामने आ रहा है दुनिया के। ओंकार जी, पहली बात यह है कि भारतीयों को कनाडा का जो दोहरापन है, वो तो हमें जब हमारा प्लेन उड़ा दिया गया था तब से ही पता है कि कनाडा का दोहरा मापदंड हमेशा ही रहा है। और मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि हम भारतीयों को, और मैंने ओपनली धमकी भी दी थी अपने वीडियोस के ऊपर, यही टिड्डीमल को, मैं ट्रूडो को टिड्डीमल बोलता हूं क्योंकि ये टिड्डीमल की तरह ही है, कभी इधर उछलने की कोशिश करता है, कभी उधर, टिड्डी की तरह ये उछलता रहता है कि भाई अगर हम तुम्हें धमकी देते हैं कि तुमने अगर हमारे उग्रवादियों को नहीं मारा तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, ये चीज कोई भी जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये बर्दाश्त नहीं करती हैं। पन्नू ने भी हमें बड़ी बार धमकियां दी हैं। मैंने अमेरिकन राष्ट्रपति को भी बोला था एक चीज यही अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई अगर तुम्हें कोई धमकी दे, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे अपने कंट्री में? तो उसका आंसर है नहीं। अगर किसी ने ओपनली तुम्हें धमकी भी दी है, तुम तो जाके पूरी की पूरी कंट्री ही तबाह कर देते हो। और दुनिया में 15-20 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें तुमने तबाह कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने या तुम्हें धमकी दी थी या तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया था। ट्रूडो का भी यही हाल है। और जब हमारे यहां पर किसान आंदोलन हो रहा था, क्या हम भूल गए हैं कि कैनेडियन राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इन्होंने और इनके मंत्रियों ने कैसे खुलकर इन खालिस्तानियों का साथ दिया था? और तब भी ये खुलकर बाहर आए थे, लेकिन जब अपने ही कंट्री में ट्रकर्स की स्ट्राइक हुई थी तो कैसे उनको डील किया गया, कैसे उस मूवमेंट को क्रश किया गया, ये हमारे सामने है। यानी कि घोड़े दौड़ा आपकी कंट्री, उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। घोड़े दौड़ाए थे और उनका क्या हालत किया था, ये हम सबके सामने है। यानी कि अपने ऊपर जब आती है तो मापदंड डिफरेंट होते हैं, और जब हमारे ऊपर कोई चीज आती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हमें थोड़ा सा लताड़ा जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने उसी भाषा में उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया और आईना दिखाना भी शुरू कर दिया ओपनली। ये है कि जयशंकर जी ने नहीं बोला है अभी, जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन उंगलियों के निशान ऐसे इनके चेहरे पे दिखाई देंगे जो अगले इलेक्शंस तक वो मिटने वाले नहीं हैं। अभी तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन ने बोला है, इसके बाद उनका रिएक्शन आएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी जब हमने आईना दिखाया था पन्नू को लेकर, उसके बाद उनके भी रिएक्शन आने बंद हो गए थे। यहां कनाडा का भी यही हाल होगा। ये रिएक्शन हमें बार बार देना पड़ेगा, सिर्फ हमारे मंत्रालयों की तरफ से नहीं, आप और मेरे जैसे लोग जो हर रोज हम नैरेटिव्स को सामने लेकर आते हैं, हमें भी ये काम बार बार करना पड़ेगा और हम भी हटते नहीं हैं, हम भी करेंगे। और मैं आपके मंच के ऊपर वादा करता हूं, अगली बार मैं भारत में जब आऊंगा, कैनेडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर इनके झंडे को लेकर फुटबॉल के ऊपर लपेट कर मैं वहां पर फुटबॉल करता हुआ आपको दिखाई भी दूंगा। क्योंकि जब तक हम इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, ये हटने वाले नहीं है। और अगर इन्होंने मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करी तो इन्हीं का जो मापदंड है इनके चेहरे के ऊपर चिपका दिया जाएगा। आपने याद दिलाया इनके दोहरे मानदंड, कथनी करनी में अंतर और इनके जो छिपे हुए एजेंडे हैं, तो मुझे ध्यान आ गया कि लाओस में एस जयशंकर साहब चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं साहब, और उन्होंने फिर वांग से ये कहा है
कि एलएसी का सम्मान करना सीखिए और जो पहले वाली स्थिति है, जो हमारे दोनों देशों के बीच में समझौते हैं, उनका सम्मान करिए। उसके बाद दोनों देशों के जो संबंध हैं, वो मामूल पर आएँगे। तो वैसे तो ये कोई नई बात है नहीं। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब अ, समिट हुई थी पिछले दिनों, प्रधानमंत्री नहीं गए थे, तो एस जयशंकर तब भी मिले थे चीनी समकक्ष से और तब भी उन्होंने लगभग यही बात कही थी। 22 दौर की बैठक हो चुकी है साहब, चीन और भारत के बीच सैन्य अधिकारियों की। इसके बावजूद स्टैंड ऑफ वैसे का वैसा है, दोनों देशों की सेनाएँ पूर्वी लद्दाख के बॉर्डर पर आर-पार खड़ी हुई हैं, एलएसी के दोनों पार। चीन सुधरेगा क्या? सर, मैं कई बार बोला है आपको, कम्युनिस्ट कंट्रीज को समझना, पहले सबसे पहले तो इनका डीएनए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट वो होते हैं जो कभी भी पीछे हटना सीखते नहीं हैं। पहले तो आगे आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो पीछे हटेंगे नहीं। इनको हटाना पड़ता है, और हटाने का तरीका एक ही है कि इनकी आंख में आंख डालकर आपको बात करनी पड़ती है। सेकेंडली, आपको रिएक्टिव नहीं होना है। अगर इन्होंने कोई काम किया है उसके बाद आप कुछ रिएक्शन करेंगे, इनको समझ नहीं आएगा। ये सोचते हैं कि हमारी जीत हुई है क्योंकि पहल हमने करी। पहल आपको करनी पड़ेगी, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं। आपको लगता है कि ये स्टैंड ऑफ वहां पे खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे। आपके वहां पे, उनके वहां पर 1.5 लाख जवान खड़ा है, आपने भी खड़ा कर दिया। उन्होंने टैंक खड़े करे, हमने भी कर दिए। इन्होंने वहां पे फाइटर प्लेन्स खड़े करे, हमने भी खड़े कर दिए। इससे कुछ नहीं होगा। तरीका एक ही है। आपको अब फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ेगा। तभी आपकी जीत होगी, तभी ये पीछे हटेंगे, वरना ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। और फ्रंट फुट पर खेलना किसको बोलते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें जयशंकर जी को, मोदी जी को और अमित शाह को, और लास्टली हमारे अजीत डोभाल को समझाने की जरूरत है कि फ्रंट फुट पर कैसे खेला जाता है। अभी आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप फ्रंट फुट पे आइए। पहला वार आप कीजिए। 62 में जो कुछ हुआ था, ये लाइन फिर दोबारा से खींची जाएगी, प्री 62, ना कि पोस्ट 62। आप पहल करके तो देखिए। बहुत सही आपने एक रोड मैप दिया है और बताया है, तरीका क्या है इनसे निपटने का। एक और विषय है साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूँकि 26 जुलाई है और करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 साल हो गए हैं उस घटना को, और किस तरीके से पाकिस्तान का इलाज किया था भारत ने, अब पूरी दुनिया जानती है। भागे-भागे ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए थे कि बचा लो हमें, ये मुशर्रफ ने मरवा दिया, और तब किस तरीके से अमेरिका को जो है उसमें मध्यस्थता सी करनी पड़ी थी, और हमने भी 527 जवान खो दिए थे। अ, आज प्रधानमंत्री द्रास में थे, उन वीर सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और जो अग्निवीर को लेकर के राजनीति करते आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जिन 4 सूबों से बड़ी संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, और हर 10वां जवान तो हरियाणा से ही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इनके दुष्प्रचार के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री ने अग्निवीर को लेकर के, इस योजना को लेकर के, इसके पीछे की पूरी थॉट को लेकर के स्पष्ट किया और इन पर उल्टे हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में आप उठा करके देखिए, तो जो औसत आयु है सैनिकों की, भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये औसत आयु कम करने के लिए ही हमने ये फैसला लिया, और भारत कोई अकेला देश तो है नहीं जिसमें इस तरह की योजना चल रही है। और उन्होंने लगे हाथ ये भी याद दिला दिया कि 2014 में जब वो ऑफिस में आए थे, उससे पहले सेनाओं के पास सुविधाओं, उपकरणों की क्या स्थिति थी।
तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है इनको। देखिए ओंकार जी, पहले आते हैं कि जो सुविधाएं थी हमारी आर्मी के पास, ना जूते थे, ना मोजे थे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, ना आधुनिक गन्स थी, ना नाइट विजन की गॉगल्स थी। उग्रवादियों के पास थी, हमारी आर्मी के पास नहीं थी। कांग्रेस ने जानबूझकर नहीं दी गई। और हमें वो भूलना भी नहीं चाहिए कि कैसे जम्मू कश्मीर में हमारी आर्मी के हाथ पीछे बांध दिए गए थे कि आपने कुछ भी करना नहीं है, यानी कि जान दे दी है। लेकिन पत्थर वालों को, जो पत्थरबाजी करते हैं, गोली चलाने वाले हैं, इनको कुछ भी आपको करने का हक नहीं है। वो सारा कुछ चेंज किया गया, मेड इन इंडिया में बनाना शुरू किया। आज सर हम नेट इंपोर्टर की बजाय हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। 10 सालों में काया पलट दी है। दूसरी बात आते हैं, एज फार एज अग्निवीर इज कंसर्न, पॉलिसी इतनी जबरदस्त है। और पॉलिसी के ऊपर मैंने कई बार इसके ऊपर शोज करे हैं कि अग्निवीर का मतलब सिर्फ हमारी जो जवानों की जो या जो आर्मी की जो एवरेज एज है उसको कम करना ही नहीं है। इसका मकसद कुछ और भी है। सोसाइटी के अंदर घर घर में फौजी खड़े करना भी है, सही है। ताकि हर घर में फौजी खड़ा हो। क्योंकि मोदी जी ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था जो हमें याद रखनी चाहिए, मैं आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेता हूं। और मोदी जी ने भांप लिया है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान चीन से नहीं है, भारत के अंदर जो जगह जगह पर गाजा पट्टियां बनी हुई हैं उनसे भी लड़ाई है। इसलिए घरों में, हर घर में अग्निवीर की जरूरत है। तो ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है, ये ऑपोजिशन और इनका लिब्रांडो जमात ये भी समझते हैं कि ये अग्निवीर क्यों बनाए गए हैं। 25% जो लोग हैं उन्हें ही आर्मी में लेकर बाकी 75% को सोसाइटी में क्यों छोड़ा जा रहा है, ताकि ये अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने एरिया की भी ये रक्षा कर सके। और इसीलिए उनका, क्योंकि एजेंडा खराब हो रहा है, इसके खिलाफ वो एक मुहिम चलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मोदी जी ने भी उसका आंसर दे दिया। अपने स्टेट्स के अंदर उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है 25% आर्मी में, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10%, यहाँ 10%, वहां कोई स्टेट गवर्नमेंट के वहां पर उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। भाई मैं आज एक चीज पूछता हूँ ओंकार जी, अगर ऑपोजिशन को अग्निवीर वालों के लिए इतना ही दुख दर्द था, जहां जहां पर इनकी एक दो स्टेट्स में कहीं जगह गवर्नमेंट बची है, ये इन्होंने अनाउंस किया क्या कि ये भी उनको एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपको इतना ही प्यार था तो भाई बीजेपी ने 10% का एक्सेप्टेंस दिया है, आप 25% का दे दीजिए, आप आगे तो आइए। यानी कि जो हल्ला करने का काम है सिर्फ उतना ही है। व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेबिलिटी या सॉल्यूशन, उसके अंदर भर चढ़ आगे बढ़कर ये कोई काम करना ही नहीं चाहते। इन्होंने ना कभी काम पहले किया, ना ही कभी इस देश के लिए, इस युवा के लिए कभी कोई काम करेंगे। और इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जैसे हमने शुरू में बात किया था कमला हैरिस का, डेमोक्रेट्स का जो डबल स्टैंडर्ड है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, यूथ के लिए हम बड़ा कुछ करेंगे। भाई आपकी गवर्नमेंट है, आपकी कर्नाटका में है, हिमाचल में है, आप वहां पर एक्सेप्ट कर लीजिए। 25% लेके तो देखिए, आप अग्निवीर जो बाकी के लोग बचेंगे नहीं करेंगे। ना ही इन्होंने करना है, ना ही इन्होंने करने की कभी सोचनी है। सिर्फ भाषण देंगे, बेवकूफ बनाएंगे और सत्ता के ऊपर कैसे बैठना है, कैसे छीनना है। जीतते नहीं है लोग सर, ये हमेशा छीनने की बात करते हैं। और इस बार भी इन्होंने बोला था अगर मोदी जी जीते, 400 पार हुआ तो हम पूरे देश में आग लगा देंगे। यही इनका सिस्टम है, काम करने की ना इनके डीएनए में है, ना सोच में है। अरे साहब, ए.के. एंटनी का वो बयान मुझे अभी तक याद है जो उन्होंने लोकसभा के पटल पर रखा था डिफेंस मिनिस्टर के नाते। जब ये पूछा गया कि आपने चीन की सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि हमें डर है कि उसका उपयोग कहीं चीन ना कर ले, इसलिए हम ना सड़कें बना रहे, ना पुल बना रहे, ना हम एयर स्ट्रिप्स तैयार कर रहे। तो ये तो इनका हाल था। और ये सर, चीन की सेना कहीं तक भी घुस आती थी, टहलती थी, वहीं बैठ जाती थी, वापस चली जाती थी, छेड़ते ही नहीं थे ये। सर सिर्फ एके एंटनी, आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आप देखिए, जब वहां पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जाकर बोला कि चीन की आर्मी हमारे अंदर आ रही है, हमें उनको रोकना चाहिए। उन्होंने गुस्से में आकर बोला था अब तुम मुझे बताओगे कि दोस्त क्या कौन है और दुश्मन कौन है? अगर आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे देश मुल्क है। सर ये तो हालत इनके शुरू से रही है। एके एंटनी तो सिर्फ एक ब्रांच है जो बाद में आई।
सोच शुरू से ही इनकी वही रही है और इसलिए वो किलोमीटरों तक हमारे अंदर आते गए, घुसते गए और हमने कभी भी उनको रोका ही नहीं। उन्होंने सिर्फ चेक पोस्ट को घुमाकर हमारे अंदर हर साल लेकर गए हैं। और जो राहुल गांधी बार-बार बोलता है कि ये 2000 किलोमीटर चीन ले गया है, वो मोदी जी के टाइम पर नहीं लेकर गए हैं। वो राहुल गांधी के टाइम पर ही था जब वो खुद मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक जाया करते थे। तब पीछे से चीन हमारी जगह के अंदर घुसकर हमारी जगह को कब्जा करता रहा। मोदी जी ने आखिर उसके ऊपर रोक लगाई है। मैं बार-बार बोल रहा हूं, अगर आपको प्री 62 के लेवल पर लेके जाना है चीन को, आपको पहल आपको करनी पड़ेगी। बातचीत से काम कभी भी ना कभी सुलझा है एज फार एज चीन इज कंसर्न, ना ही कभी सुलझेगा। अगर उसका उदाहरण दे सकता हूं, बड़ा ही सिंपल है। ओबामा ने और उसके बाद बहुत गवर्नमेंट्स आई जिन्होंने चीन के साथ बातचीत करके ट्रेड को बैलेंस करने की बात करी। ये सिर्फ हंस देते थे। ये इनको हंसना बड़े अच्छी तरह से आता है। ट्रंप ने इनकी एंकड़ी निकाली, उसी भाषा में जवाब दिया। सर 2018 में जवाब दिया था, आज तक इनका जो कुब है वो सीधा हुआ नहीं है। शी जिनपिंग भी आपको टेढ़े जो है चलते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, उसके बिना ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए चीन आज थोड़ा सा पीछे हटा है अमेरिका की तरफ से। आपको भी यही काम करना पड़ेगा अगर आपको ये सारी चीजों को एक झटके से ठीक करना है। झटका आपको ही देना पड़ेगा, ये सुधरने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जैन साहब, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।